इस लेक्चर में हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज बेसिकली बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। इसमें पढ़ने का जो पैटर्न होगा हम लोगों को, वो हम लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर 1 से 11 तक। इसमें सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, उसमें क्या डिस्कस करेंगे? वेरिएबल डिस्कस करेंगे, डेटा टाइप डिस्कस करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट, और एक और ऐड आप कर सकते हैं इसमें, कंपाइलेशन। बेसिकली कंपाइल कैसे करता है वो चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज में। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला अपना चैप्टर 1 का, वेरिएबल और डेटा टाइप। उससे पहले हम आपको बता बता दें कि जैसे कि आपको क्या होता है कि बहुत सारे कोड एडिटर्स होते हैं। वो आप लोगों को पता होगा, अगर कोई भी लोग जो पहले कोडिंग कर रखा है तो उन लोगों को पता होगा कि कोड एडिटर क्या होता है। बेसिकली हम आपको बताते हैं कि कोड एडिटर क्या होता है। कोड एडिटर एक व्यू होता है, एक मतलब आपका ऐप होता है, एक सोर्स होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कोड को अपने लिखते हैं। कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, सी पढ़िए या सी प्लस प्लस पढ़िए या जावा पढ़िए या फिर जावा स्क्रिप्ट पढ़िए, तो वहां पे क्या होता है कि आपको एक कोड एडिटर का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले कोड एडिटर देखेंगे। आज जो कोड एडिटर के बारे में हम लोग जानेंगे, वो सबसे पहला कोड एडिटर मेरा क्या होगा? विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको आप शॉर्टकट में वीएस कोड भी बोलते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड, तो उसका सबसे पहले हम लोग सेटअप देखेंगे। तो उसको सेटअप देखने के लिए क्या करिए कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया जाएगा, और उस लिंक से जाकर आप उसका सेटअप पूरा देख सकते हैं, इंस्टॉलेशन एंड सेटअप देख सकते हैं। क्योंकि हम उसको पहले ऑलरेडी हम लोग बना रखे हैं उस वीडियो पे, उस टॉपिक पे। तो आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं, आप उसका सेटअप सारा चीज देख सकते हैं। वो बेसिकली क्या होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम लोग इस लेक्चर में चैप्टर 1 से अपना स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल, डेटा टाइप और इनपुट एंड आउटपुट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? आप यहाँ पे डिफिनेशन देख सकते हैं कि वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर द सेम डेटा। वेरिएबल क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है। बेसिकली हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आपका किचन होगा। किचन में मम्मी लोग क्या करती है कि एक छोटे छोटे डब्बे में स्पाइस मतलब मसाले रखते हैं। जैसे एक में मान लीजिए तो हल्दी पाउडर रखा हुआ है, एक में मान लीजिए कि धनिया पाउडर रखा हुआ है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डब्बे में क्या हुआ है कि रखा हुआ है। ये बेसिकली क्या है? एक डब्बा है। अगर इस डब्बा को हम लोग सारे चीज बनाते हैं एक जगह, इसको बोलते हैं मेमोरी लोकेशन। और इस डब्बा के जैसे इसमें हल्दी रखा हुआ है, तो मान लेते हैं हल्दी रखा हुआ है, और इसको हल्दी को जो रखा हुआ है उसको हम एच से डिनोट करते हैं। मतलब इसमें क्या रखा हुआ है? धनिया रखा हुआ है, तो धनिया को अगर हम डी से डिनोट करते हैं, मतलब एक इस डब्बा का नाम दे रहे हैं। क्योंकि मेरा एक नोटेशन होगा, जैसे कि एच अगर देखेंगे तो एच नाम का डब्बा में क्या होगा? हल्दी होगा। तो हल्दी उठाकर हम उसको यूज कर सकते हैं। डी नाम का डब्बा जो होगा उसमें क्या होगा? धनिया होगा, तो धनिया नाम का। अगर अगर एम से हम लोग एक नाम नोटेशन देते हैं, थोड़ा सा मिर्ची मतलब, तो उसको बोल सकते हैं आप। तो सिमिलरली क्या होता है, उसी तरह से हम लोग हमारे कंप्यूटर में भी क्या होता है कि कुछ डेटा स्टोर होते हैं। जैसे डेटा कैसे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ए है। ये क्या है? मेरा ए के अंदर ए एक क्या है? एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे 25 स्टोर हुआ है। और इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है? ए दे दिए हम। तो मेमोरी लोकेशन का नाम जो हम ए दिए, इसी मेमोरी लोकेशन का जो नाम ए दिए, इसी ए को क्या बोलेंगे हम लोग? इसी ए को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मतलब जो मेमोरी एलोकेशन का नाम होता है, बेसिकली क्या होता है, वहां पे एक डेटा स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डेटा स्टोर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। यहाँ पे बी, जैसे बी अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? एक 5 लिखा हुआ है। तो बी 5 क्या है? ये बी क्या है? ये मेमोरी लोकेशन है। 5 क्या है? इसमें डेटा है। तो ये जो बी हुआ, ये जो बी हुआ, ये बी क्या हुआ? आपको एक वेरिएबल हुआ। तो बेसिकली हम लोग वेरिएबल को इस तरह से समझते हैं, और हम लोग देखेंगे भी कि आखिर वेरिएबल कैसे यूज होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे डिफिनेशन पे देखिए। अगर आपका एग्जाम रिटन हो रहा है तो वहां पे डिफिनेशन लिखना जरूरी होता है। तो एक बार इस डिफिनेशन को हम फिर से आपके लिए रीड कर देते हैं। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर द सेम डेटा। क्या करता है कि कुछ डेटा को स्टोर करता है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, कैसे जनरेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। सबसे पहले अपना VS कोड को ओपन करते हैं। VS कोड को ओपन करने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग एक फाइल बना लेते हैं। फाइल बनाने के लिए आपको बेसिक सिंटेक्स होगा कि ओपन फोल्डर करना होगा। फोल्डर में करने के लिए क्या करना होगा आपको? यहाँ पे न्यू फोल्डर के क्रिएट करना होगा। जैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, डेस्कटॉप में बनाते हैं। न्यू फोल्डर को क्या करते हैं कि हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग का आज सी फर्स्ट है, तो C1 नाम से हम लोग क्या करते हैं कि एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। जिसका मतलब, कहने का मतलब कि हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लेक्चर 1 है मेरा। और इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जाकर हम लोग ट्यूटोरियल 1 कर देते हैं। मेरा ट्यूटोरियल, एक मिनट, आप यहाँ पे ट्यूटोरियल 1 करके हम लोग थोड़ा सा क्या किए कि यहाँ पे गलत किए। ट्यूटोरियल 1 के बाद हमको डॉट सी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा बेसिकली एक्सटेंशन है। हम क्या कर सकते हैं कि इसमें सारा का सारा सी लैंग्वेज अपना हम लिख सकते हैं।
तो चलिए हम लोग पहला लिखते हैं। सबसे पहले लिखने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग देखिए यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल बनाने के लिए कैसे क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इंटीजर ए इक्वल टू क्या हुआ मेरा 3 हुआ। ये क्या है, मेरा एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल आपको अभी एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि हम लोग वेरिएबल बनाते हैं बेसिकली कैसे। जैसे देखिए ये क्या हुआ, एक 3 क्या है, वैल्यू है। ये क्या है, ये मेरा एक नेम है। जहाँ 3 स्टोर हो रहा है, जहाँ पे 3 स्टोर हो रहा है उसका नाम है, ये इंटीजर है। और क्या है, एक वेरिएबल है। आप उस सारे चीज पे फोकस नहीं कीजिए कि आप इंट ए इज इक्वल टू 3 ही क्यों लिखे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखाएंगे, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेक्चर एंड होते होते सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम लोग इंट ए इज इक्वल टू 3 क्यों लिख रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग वेरिएबल बोलते किसको है। जैसे आपको हम यहाँ पे दिखाएं, जैसे यहाँ पे दिखाया क्या कि 25 है, क्या है, एक डेटा है। डेटा किसमें स्टोर हुआ, मेमोरी में। उस मेमोरी का नाम हम लोग ये दिए और ये को ही वेरिएबल कहते हैं। बेसिकली उस सेम सेंस में हम वही आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे ए थ्री है, क्या है, डेटा है। और ये क्या है, उस डेटा का जहाँ पे स्टोर हुआ है उसका नाम है, और उसका क्या टाइप है, इंटीजर। ये हम लोग क्या करेंगे कि बाद में देखेंगे, जो नेक्स्ट स्लाइड्स आने वाले हैं उस चीज में हम लोग समझेंगे कि आखिर इंट इज इक्वल टू क्या क्यों लिख रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज का क्रिएट करें, उससे पहले क्या करते हैं कि हम आपको लिखकर दिखा देते हैं, एक चीज एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंक्लूड और स्टूडियो। अभी किसी को समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो वो ज्यादा टेंशन ना ले कि क्या इंक्लूड स्टूडियो डॉट कैसे लिख रहे हैं, इंट में ने सब क्या है। सारे चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक से, और हम लोग सब चीज को बनाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे इंट ए इक्वल टू हम लोग 3 ले लेते हैं। इंट ए इक्वल टू हम लोग क्या किए कि यहाँ पे 3 ले लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थोड़ा सा कि पैरेंथेसिस नहीं दिए। पैरेंथेसिस आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। अब इंट ए इज इक्वल टू 3 है। जैसे देखिए हम इसको प्रिंट करवा के आपको दिखाते हैं, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में अगर हम ये आपको सीधे प्रिंट करवा दे तो वो आपको शायद नहीं लेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल कोट के अंदर परसेंटेज बी डालना पड़ेगा। ये सारे सिंटेक्स को हम लोग समझने वाले हैं, डोंट वरी। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज्यादा टेंशन ना लेके क्या कर रहे हैं हम, एक एक चीज को आपको बताते चलेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या किए, प्रिंट कर रहे हैं। देखिए जैसे ही आप हम इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएंगे, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे टी हम लोग देखिए एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। तो ए का वैल्यू क्या आपको 3 यहाँ पे मिल गया। यहाँ पर 3 आप देख सकते हैं एज ए आउटपुट आपको 3 प्रिंट होकर मिल गया। तो क्या ये मेरा वेरिएबल है और हम ए को ही प्रिंट करवा रहे हैं, वैल्यू कितना स्टोर किए हैं, ये आपको 3 यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके का क्या आपको वैल्यू मिला। अगर कोई आप लेना चाहते हैं, जैसे हम एक और चीज आपको वैल्यू लेकर दिखाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग फ्लोट लेते हैं बी इक्वल टू, मान लेते हैं 4.5 लेते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग एफ लिखेंगे। जैसे इसको सेव करके आपको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, आपको क्या होगा कि यहाँ पे 4.5 पे प्रिंट करके आपको दे देगा। अब आपको एक डाउट होगा कि सर यहाँ के बाद क्या हुआ कि और जीरो आपको प्रिंट करके दिया, उसके पीछे रीजंस क्या है। वो रीजंस हम लोग अपकमिंग लेक्चर में समझेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग बेसिक आउटलाइन समझते हैं आज सी के बारे में। यहाँ तक आप लोग को अगर क्लियर होगा तो चलो हम लोग आगे चलते हैं और एक और डिस्कस करते हैं कि आखिर वेरिएबल का रूल क्या है, वेरिएबल लिखेंगे कैसे। देखिए वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। बेसिकली कहने का मतलब कि आप ए जो ए लिख रहे हैं, एक स्मॉल ए लिख रहे हैं और एक कैपिटल ए लिख रहे हैं, ये दोनों क्या कहता है कि सी लैंग्वेज दोनों डिफरेंट डिफरेंट समझता है। ये जो आप लिख रहे हैं, जो एक स्मॉल ए लिख रहे हैं और ये जो कैपिटल ए लिख रहे हैं, ये क्या है, दोनों दोनों डिफरेंट है, दोनों केस सेंसिटिव है। कहने का मतलब केस सेंसिटिव कहने का मतलब कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में क्या करेगा कि सी लैंग्वेज डिफ्रेंशिएट करेगा, ये दोनों को सिमिलर नहीं मानेगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे हम आपको लिख कर दिखाते हैं। जैसे हम लोग क्या किए कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ए लिखे हुए ए इक्वल टू 3, सेम चीज को क्या करते हैं ना, सेम चीज को हम ए ही लिख कैपिटल ए कर देते हैं। क्या हुआ, अगर एक केस सेंसिटिव नहीं रहता तो मेरा क्या आउटपुट आना चाहिए था, आउटपुट क्या आना चाहिए था। जैसे यहाँ बी इसलिए एरर ले रहा है क्योंकि वहां पे हम लोग चेंज किए तो यहाँ भी चेंज करा था। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे आपको सेम आउटपुट मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या कीजिए, डी कर दीजिए, यहाँ पे डी कर दीजिए, और डी करने के बाद यहाँ भी क्या कर दीजिए, ए कर दीजिए। और अभी जब अब आप रन कीजिएगा तो ए का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। जैसे ही आप इसको कंट्रोल एस करके अगर रन करते हैं तो ए के वैल्यू क्या होगा, 3 मिलेगा। 3 मिलने के पीछे रीजन क्या है,
मतलब इसलिए कर रहा है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए लेकर इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए केस सेंसिटिव है तो वो अलग अलग समझ रहा है कि मतलब ए का जो वैल्यू एक बार वो 3 है और एक का ए का वैल्यू जो है 4.5 है, तो यहाँ पे सेम नहीं है, यही मेन डिफरेंस होता है। और पहला रूल यही है कोई वेरिएबल लिखने के लिए कि आप केस सेंसिटिव यूज कर सकते हैं, वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, या आप वेरिएबल को कैपिटल से डिनोट कीजिए या कोई स्मॉल से डिनोट कीजिए, लेकिन उसको डिनोट आप कर सकते हैं। और सेकंड क्या है, सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और अंडर स्कोर। मतलब फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, जैसे फर्स्ट कैरेक्टर कोई आप क्या लिख सकते हैं, अल्फाबेट से लिख सकते हैं, या आप स्मॉल लीजिए या कैपिटल लीजिए, या फिर एक चीज और अंडर स्कोर लिख सकते हैं। इन तीन कैरेक्टर्स के अलावा, इन दो चीज के अलावा आप कोई भी वेरिएबल को फर्स्ट कैरेक्टर नहीं कंसिडर कर सकते हैं। आप ऐसे करके वन और ए नहीं लिख सकते हैं वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल गलत है, क्योंकि वेरिएबल में कहता है कि जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडर स्कोर होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं कि आखिर इस तरह, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम पहला वेरिएबल ए लिखे, देखिए इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे हम आपको अंडर स्कोर लिख के दिखा सकते हैं। देखिए इसके आगे हम अंडर स्कोर लिखे, यहाँ पे आपको रेड कलर का नीचे साइन नहीं दे, यही यहाँ पे अगर हम वन लिख दे रहे हैं, देखिए जैसे ही वन लिखे क्या हुआ, यहाँ पे रेड आ गया। इसका कहने का मतलब कि ये सही नहीं है। ये जो आप सिंटेक्स लिख रहे हैं, देखिए ऊपर में क्या लिख रहा है, आपको एक्सपेक्टेड एरर लिखता है, क्योंकि ये चीज सही नहीं है, आप वन नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बी लिख दीजिए तो चलेगा, क्योंकि वो एक क्या है, बी क्या है, बी एक क्या आ गया कैरेक्टर, यहाँ पे क्या आ गया अल्फाबेट आ गया। तो अल्फाबेट रख सकते हैं, लेकिन आप कोई जैसे यहाँ पे, जैसे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में क्या कर सकते हैं कि आप गैप भी नहीं दे सकते। देखिए जैसे ही गैप देंगे तो उसको क्या करेगा कि यहाँ पे क्या हुआ, एरर आ गया। इस तरीके का बेसिकली आप यहाँ पे सिंटेक्स को नहीं लिख सकते हैं एक वेरिएबल जब आप डिफाइन कर रहे हैं। सिंपली कहने का मतलब ये है कि आप जब वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो तीन चार चीजों पॉइंट को क्या हो रहा है, मस्ट जरूरी होता है। पहला पॉइंट क्या होता है कि सबसे पहले जो भी आप फर्स्ट कैरेक्टर्स रख रहे हैं उस कैरेक्टर को क्या रखना है, अल्फाबेट रखना है। सेकंड चीज क्या होता है कि जब भी आप अति कर रहे हैं उसके बीच में क्या होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, नो गैप, गैप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि कोई भी कॉमा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का कॉमा बीच में आप नहीं लगा सकते हैं। और हाँ, बस इतना ही होता है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। आपको ये चार चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जब आप वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहला चीज क्या है, एक बार मैंने फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आप चीजों को अच्छे से याद रखें। सबसे पहला केस सेंसिटिव होता है, आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमा और ब्लैंक स्पेस आप कभी भी यूज नहीं कीजिएगा जब आप अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो मेरा टॉपिक है डेटा टाइप। वेरिएबल डेटा टाइप, बेसिकली वेरिएबल डेटा टाइप क्या होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे थे विजुअल स्टूडियो कोड में, हम बार बार कहीं पे इंटीजर और फ्लोट वैल्यू आपको ले रहे थे। जैसे यहाँ पे क्या ले रहे थे, इंटीजर ले रहे थे, यहाँ पे फ्लोट ले रहे थे। एक वैल्यू आप और ले सकते हैं जो मेरा क्या होगा, कैरेक्टर होगा। कैरेक्टर ए इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, ए नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं, कैरेक्टर एस टी आर इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग क्या रख लेते हैं, हेलो, यहाँ पे कुछ ऐसा रख लिया। ये क्या है, बेसिकली इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर ये सब क्या है, ये सब एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप, डेटा टाइप है। यहाँ पे आप बहुत तरह के डेटा टाइप सी लैंग्वेज में देख सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे क्या है, बहुत तरह का डेटा टाइप है। जैसे आप देख सकते हैं कैरेक्टर है, अनसाइंड है, इंटीजर है। लेकिन हम लोगों को इतना डेटा टाइप्स याद नहीं रखने हैं। प्रोग्रामिंग करते करते वो सारे डेटा टाइप्स हम लोगों को खुद याद हो जाते हैं। कुछ कॉमन डेटा टाइप है जो हम लोग याद रखेंगे। मैं बताता हूँ कि कौन कौन से डेटा टाइप आपको याद रखना है। सबसे पहला जो डेटा टाइप हम लोग याद रखेंगे वो हम लोग इंटीजर याद रखेंगे, इंटीजर याद रखेंगे। और दूसरा जो डेटा टाइप याद रखेंगे हम लोग, फ्लोट, जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है डेटा टाइप, वो फ्लोट याद कर रखेंगे। और तीसरा जो डेटा टाइप हम लोग लिखेंगे, वो तीसरा डेटा टाइप क्या लिखेंगे हम लोग, कैरेक्टर। सबसे पहले इंटीजर, इंटीजर के बाद फ्लोट, फ्लोट के बाद कैरेक्टर। ये तीन डेटा टाइप जो होगा हम लोग जनरली यूज करेंगे। और बहुत सारे डेटा टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है कि नहीं यूज कर सकते, लेकिन आपको याद करने का जरूरत नहीं है। याद करने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप एक एज ए बिगिनर, आपको स्टार्टिंग से में लगेगा कि इतना सारे डेटा टाइप्स हम कैसे याद करेंगे, और इतना सारा डेटा टाइप्स का जो साइज बिट्स कैसे याद करेंगे, तो वो सारी चीजें याद नहीं किया जाता है। वो क्या आपको करते 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 आपको खुद एक याद आ जाएगा कि नहीं, ये जब इस टाइप का वैल्यू लेना है तो हम इंटी, अगर मान लीजिए किसी को जैसे पाई का वैल्यू लेना है, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम,
पाई का जैसे किसी को वैल्यू लेना है, पाई का वैल्यू किसी को लेना है, मतलब मान लीजिए कि कोई एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहा है, वहां पे पाई आएगा, उसको वैल्यू क्या लेना है, 3.14 लेना है। पाई का तो फिक्स वैल्यू होता है 3.14। इस वैल्यू को लेना है। जैसे इस वैल्यू आप लिखेगा तो यहाँ पे किस तरह का वेट फ्लोट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। इस तरह से माइंड में आते जाते हैं कि इस तरह का वैल्यू लेना है तो किस तरह के हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली वही होता है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है, कुछ डेटा टाइप में लिमिटेड अपना साइज होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लोट का 4 साइज है, वो 4 बिट ही लेगा। ये बेसिकली 64 सिस्टम बिट सिस्टम के लिए है। तो ये भी वेरी करता है, डेटा साइज जो होता है वो बिट वेरी करेगा कि आपका कितना बिट का सिस्टम है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, टाइप टू वेरी करते रहता है। तो इसलिए सब चीजों को याद नहीं करते हैं, आप करते जाइएगा, आपको याद होते जाइएगा डेटा टाइप। आप डेटा टाइप वहां देखे भी, यहाँ पे आप डेटा टाइप देखे भी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने 3 डेटा टाइप को यूज किया है। 3 डेटा टाइप्स को यूज किया, सबसे पहले इंटीजर को यूज किया, इसके बाद फ्लोट को यूज किया, इसके बाद कैरेक्टर्स को यूज किया। कैरेक्टर्स को भी आपको हम प्रिंट करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स को अगर प्रिंट करवाना है तो आप एस लिखिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस टी आर लिखेंगे, और जब कंट्रोल एस करके हम रन करवाएंगे यहाँ पे, हम लोग कैरेक्टर लेंगे ना। में भी सिस्टम एरर होता है कभी कभी, बस इसका सिंटेक्स यही है। तो इसमें टेंशन लेने का बात नहीं है, वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बेसिकली सिंटेक्स जो था मैंने बताया। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कांस्टेंट, किस तरह से हम लोग वेरिएबल पढ़े। वेरिएबल में क्या देख रहे हैं कि वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब जैसे देखिए, यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जैसे मेरा वैल्यू जो है, यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है ए का क्या है, 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू 4 भी कर सकते हैं। ए का वैल्यू 4 कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए हम आपको प्रिंट करवा के दिखाते हैं। ए का वैल्यू जो आप क्या किए हैं, 3 है, लेकिन ए का वैल्यू क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, कंट्रोल से, और एग्जीक्यूट किए, देखिए ए का वैल्यू क्या हुआ, 4 हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली वही होता है वेरिएबल। लेकिन कॉन्स्टेंट भी हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्स्टेंट क्या होता है, बेसिकली वैल्यू दैट डोंट चेंज फिक्स, मतलब वैल्यू उसका फिक्स होता है। जैसे हम लोग ले लिए, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि 1 2 3, 1 का वैल्यू हमेशा 1 होगा, 2 का वैल्यू हमेशा 3 होगा। इनको क्या करते हैं, इंटीजर टाइप बोलते हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट है। तो बेसिकली किस टाइप का है, ये इंटीजर कांस्टेंट है। फिर एक रियल कांस्टेंट आता है। रियल कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जैसे देखिए, रियल कांस्टेंट जैसे 1 पॉइंट क्या है, ये बेसिकली क्या है, 1.0 क्या है, 1.0 क्या है, बेसिकली 1 है, लेकिन एक रियल कांस्टेंट है। 2.0 बेसिकली क्या है, 2 है, लेकिन इसको बोलते हैं रियल कांस्टेंट। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 2.4 होना चाहिए एक्चुअली, 24 नहीं होगा, 2.4 होगा माइनस में। ये क्या है, रियल कांस्टेंट है। तो इस तरह से वैल्यू सब कुछ चेंज नहीं होता। उसी तरह से कैरेक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट आप देख सकते हैं, ए बी, ए हैशटैग और ए एम्परसेंट। इस तरह से क्या है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। बेसिकली कांस्टेंट कहने का मतलब कि जिसका वैल्यू चेंज ना हो, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, और उसको हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कीवर्ड। कीवर्ड उसको बोलते हैं कि कुछ रिजर्व स्पेसिफिक वर्ड होता है, कुछ अपना लाइब्रेरीज होता है। जैसे पाइथन का भी अपना लाइब्रेरीज है, उसी तरह से सी का भी कुछ कुछ लाइब्रेरीज है, कीवर्ड होता है, जो कि स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग हमको पता नहीं होता है। जैसे आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इंट इंट यूज करते हैं। इंट बेसिकली क्या है, इंट कीवर्ड है। इसका क्या है, आप इसको वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। एक कीवर्ड कभी वेरिएबल नहीं हो सकता है। ये जो कीवर्ड है, एक कीवर्ड को कभी आप वेरिएबल नहीं बना सकते। इस कीवर्ड को क्या कर सकते हैं, आप कभी वेरिएबल नहीं बना सकते। कहने का मतलब कि जैसे हम लोग ए बी सी डी लिख देते हैं कुछ भी, उसको कहने का मतलब उसका वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, मतलब आप हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे यहाँ इंट क्या लिखा है, फ्लोट लिखे हुए हैं ना। मान लीजिए कि आप कुछ भी यहाँ पे कैरेक्टर लिखते हैं, और यहाँ पे आप इंट लिखिएगा ना, इंट, देखिए वो आपको क्या करेगा, इरर देगा। क्योंकि इंट क्या है, इंट एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है, क्योंकि ये वेरिएबल कभी हो नहीं सकता। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल कभी बनाते नहीं है, इसको वेरिएबल कभी बना नहीं सकते। यही चीज बेसिकली करता है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग इंटीजर्स
इंटीजर्स लेते हैं और इसमें हम लोग पढ़ते हैं 32 कीवर्ड होते हैं। सी लैंग्वेज में हम लोग 32 कीवर्ड्स को पढ़ते हैं, जो आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला ऑटो है, दूसरा ब्रेक है, डबल है, फिर इल्स है, फिर इंट है, फिर लॉन्ग है। यहाँ पे इंटीजर भी आप कहीं पे देखिएगा, आपका देखिए यहाँ पे इंटीजर है। इंटीजर क्या है? ये एक कीवर्ड है। इंटीजर फ्लोट भी आपको कहीं देखने मिल जाएगा, फ्लोट। और फ्लोट नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लोट भी आप ऐड कर सकते हैं, इंटीजर फ्लोट। और कैरेक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे कैरेक्टर्स है, ये सब क्या है? ये सब एक रिजर्व वर्ड है, एक कीवर्ड है, जो कि हमको नहीं पता, लेकिन कंपाइलर को पता होता है कि ये चीज क्या है, इसलिए हम लोग इस सारी चीज को यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर बेसिकली जो हम आपको बोल रहे थे कि होने वाले आगे जो स्लाइड्स होंगे उसमें हम लोग समझेंगे। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो क्यों लिखे हैं, इंट मेन क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे आप रिटर्न्स भी लिखते हैं। जब यहाँ इंट की है तो यहाँ पे क्या आपको लिखना पड़ेगा? रिटर्न जीरो, ये सब क्यों लिखते हैं? ये सब का बेसिक मतलब क्या होता है? ये जो होता है प्री प्रोसेसर होता है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अभी आप नहीं समझे, अभी आप नहीं समझ पाइएगा, आने वाला जो लेक्चर्स होगा, अपकमिंग जो लेक्चर होगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें आपको एक एक चीज, सारे की सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप बस यही समझिए कि अगर आप ये चीज नहीं लिखिएगा, हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच नहीं लिखिएगा, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे प्रोग्राम सी का रन नहीं करेगा। ये बस इतना जानिए कि मेन इसको लिखना जरूरी है। यहाँ पे इंट मेन क्या है, क्यों आखिर लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ और लिखे जा सकते हैं कि नहीं। फिर सारा डाउट्स जो आपको आज क्रिएट हो रहा होगा फर्स्ट क्लास में, वो सारे डाउट्स हम लोग आने वाले नेक्स्ट क्लास में सारे एक एक करके डाउट को क्लियर करेंगे। आज अगर हम आपको बता भी देंगे तो उतना समझना इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे हम एक आपको रेफरेंस दे देते हैं कि यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच आप लिखे हैं, इसलिए आप प्रिंटफ को यूज कर पा रहे हैं। अगर आप इसको नहीं यूज कीजिएगा तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। वो क्यों नहीं लिख सकते? ये बेसिकली जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे, जैसे जैसे हम लोग अपने चैप्टर्स को स्टडी करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि हम लोग अपने सारे डाउट्स क्लियर करते जाएंगे। अगर फिर भी आपका डाउट्स रह जाए, वैसे तो रहेगा नहीं, पर अगर रह जाए तो फिर भी हम लोग एक डाउट सेशन लेकर उस क्लास को क्या कर उस डाउट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बेसिकली यही मेरा सिंटेक्स होता है। सबसे पहले हम लोग हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखते हैं, इसके बाद इंट मेन लिखते हैं, इसके बाद अपना वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, इसके बाद अपना जो भी ये मेन कोड होता है मेरा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये सब सारे चीज मेन कोड होता है। एक कोड रन करता है तो हमको प्रिंट करके देता है। बेसिक यही मेरा बेसिकली स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे प्रोग्राम स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट मेन, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इस तरह से क्या है बेसिकली। ये जो इतना ये आपको पार्ट दिख रहा है, ए वाले पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट क्या है बेसिकली? ये मेन पार्ट होता है। यही पार्ट क्या होता है? एग्जीक्यूट करता है। अगर आप ए वाले चीज को नहीं लिखेगा तो आप यहाँ पे प्रिंटफ यूज नहीं कीजिएगा। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे कि आखिर यूज क्यों नहीं करते हैं, इसको प्री प्रोसेसर क्यों बोला जाता है। ये सब सारे चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आज बेसिकली हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में इंट्रो करेंगे कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जब हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो स्लाइड डिस्कस करेंगे, कमेंट। कमेंट बहुत जरूरी होता है। जैसे आप अपने जिंदगी में भी किसी पे कमेंट करते हो, मतलब उस सेंस में नहीं, पॉजिटिव कमेंट भी हो सकते हैं, निगेटिव कमेंट्स भी हो सकते हैं, तो उस तरीके का कमेंट्स है। तो कमेंट्स हम लोग लैंग्वेज में भी करते हैं, इसी लैंग्वेज में कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स बेसिकली कहने का मतलब कि एक कोड का वैसा पार्ट होता है, कमेंट्स कोड का एक वैसा पार्ट होता है कि जो क्या होता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है। कमेंट्स क्या करता है? कमेंट्स का नो एग्जीक्यूशन होता है। कमेंट्स जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं करने का मतलब कि आपके प्रोग्रामिंग में जो भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिएगा उसमें कोई नहीं होगा। उसको कमेंट हम लोग करते क्यों है, क्यों करते हैं? जैसे क्या होगा कि एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, मान लीजिए कि हम कोई गेम बना रहे हैं, एक छोटा सा मेरा यहाँ पे मैसेज डालना है कि ये जो वर्क कर रहा है, ये गेम जो वर्क कर रहा है, ऑन क्लिक बटन पे है। मतलब जो गेम वर्क कर रहा है, मतलब एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, एक पार्ट बना रहे हैं, मतलब एक गेम का एक छोटा सा पार्ट बना रहे हैं जिसमें उनको मैसेज डालना है ऑन क्लिक। मतलब ये जो प्रोग्राम मेरा लिखा हुआ है वो ऑन क्लिक पे लिखा हुआ है। बेसिकली ये मैसेज जो डालते हैं, क्योंकि जब आप एक कंपनी में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो कंपनी में कोई एक पर्सन एक प्रोजेक्ट तो थोड़ी वर्क करता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क करता है। तो जब आप अपना कोड लिख लीजिएगा और जब दूसरा व्यक्ति आपका कोड पढ़ेगा तो उसको क्या पता चलेगा कि आप यहाँ पे क्या किए हुए हैं? नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम लोग वहां पे कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स करने का बेसिकली क्या होता है कि अपना एक मैसेज डाल देते हैं कि इस पार्ट में ये काम हुआ है। तो अगर कोई अदर व्यक्ति भी पढ़ता है तो वहां पे आपको क्या होगा, इजीली चीजों को आपको पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ पे ये चीज किया हुआ है। तो यही कमेंट होता है। तो दो तरह के कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं सी लैंग्वेज में। एक पढ़ते हैं सिंगल लाइन कमेंट और एक पढ़ते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। इस लाइन को हम लोग कमेंट करके देखते हैं। देखिए, ये अपना विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि कुछ भी लिखना चाह रहे हैं। जैसे हम लिखना चाह रहे हैं कि एडिशन ऑफ टू नंबर,
मान लेते हैं कि एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर हम लिखें, एडिशन ऑफ टू नंबर लिखें, तो किसी को पता चलेगा कि हम जो एडिशन क्या करने वाले टू नंबर। लेकिन आप जब ऐसे कोड में लिखिएगा ना, तो क्या होगा कि आपको एरर देगा, एरर देगा। लेकिन इसके आगे हम सिंगल लाइन जैसे ही बैक स्लैश 2 बार क्लिक करेंगे ना, तो क्या हुआ, अब एरर नहीं देगा। एरर क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक कमेंट हो गया, ये अब मेरा प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, बस एक मैसेज है। क्या है, एक मेरा प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, बस ये एक मैसेज है कि वो जो ये चीज बता रहा है कि यहाँ पे एडिशन ऑफ टू नंबर हुआ है। तो क्या है, एक सिंगल लाइन कमेंट है, एक सिंगल लाइन कमेंट किए। अगर यही कमेंट हमको मल्टीपल लाइन करना होगा, जैसे हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे कि दिस इज माई फर्स्ट क्लास, दिस इज माई फर्स्ट क्लास इन सी लैंग्वेज। इस तरह से मल्टीपल लाइन आ गया। तो इस मल्टीपल लाइन को आप देखिए, अगर यहाँ पे बैक स्लैश लगाएंगे, ये केवल एक लाइन कमेंट हुआ। लेकिन हमको इन लाइन भी कमेंट करना है, तो इसको कैसे कमेंट करेंगे? तो इसको कमेंट करने के लिए क्या करते हैं कि बैक स्लैश और डबल स्ट्रेस लगाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि डबल स्ट्रेस लगाएंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे कि डबल स्ट्रेस लगाने के बाद क्या करेंगे, हम बैक स्लैश दे देंगे। कि जैसे ही हम बैक स्लैश देंगे यहाँ पे, इस चीज को जैसे ही हम लोग करेंगे, क्या होगा कि ये मेरा मल्टीपल लाइंस कमेंट हो गया। तो दो तरीके का कमेंट्स आप सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स, दूसरा पढ़ेंगे मल्टीपल लाइन कमेंट्स। और दोनों का मतलब समझा कि हम कैसे कर सकते हैं, और फिर हम ये जाने कि आखिर कमेंट्स करते क्यों है, हम लोग को कमेंट्स का जरूरत क्यों पड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कमेंट्स का जरूरत क्यों पड़ता है। हम लोग पढ़ते हैं आउटपुट के बारे में। मेरा आउटपुट क्या होता है? जैसे प्रिंट एफ लिखते हैं, क्या है मेरा आउटपुट है, हेलो वर्ल्ड। जैसे आप वहां पे हम देख सकते हैं कि हम क्या लिखे थे, वहां पे हम क्या लिख रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे प्रिंट एफ। आपको लिख के दिखाते हैं क्या लिख रहे थे, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ लिखने के बाद क्या लिख रहे थे हम, प्रिंट एफ लिखने के बाद क्या लिख रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, और कॉमा, यहाँ पे क्या लिख रहे थे, ए, ए लिख रहे थे। इस तरह का कुछ टेंस, ये बेसिकली क्या है, आउटपुट है। ये आउटपुट देता है हमको प्रिंट एफ फंक्शन। तो यही है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम आपको इसको कोड करके समझाते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई हम मैसेज प्रिंट करें, जैसे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ है क्या, यहाँ पे हमको क्या मैसेज करना है, हेलो, हेलो, ये मैसेज है। जब हम इसको कंट्रोल सेव करके जब आपको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे, तो आप देखिएगा नीचे आपको हेलो प्रिंट हो गया, जो कि फोर और हेलो प्रिंट हो गया। तो चाहते हैं वो इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको आ रहा है कि हेलो प्रिंट हो गया। सही है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा एक चीज, जैसे हम यहाँ पे लिखें हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिखे। अब हम चाह रहे हैं, क्या हम चाह रहे हैं कि मेरा जो हेलो और वर्ल्ड है, हेलो पहले प्रिंट हो, वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम बैक स्लैश एन दे देंगे। जैसे ही हम बैक स्लैश एन लगाएंगे, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन जैसे ही हम लगाएंगे, देखिए बैक स्लैश एन जैसे ही हम लगाएंगे, यहाँ पे एक्चुअली यूज नहीं हो पा रहा है, क्यों? एक मिनट रुको, हम बता रहे हैं आपको बैक स्लैश एन हम लोग क्यों लगाते हैं। बैक स्लैश एन हम लोग इसलिए लगाते हैं कि मेरा जो आउटपुट है ना, वो नेक्स्ट लाइन में आउटपुट है। जैसे देखिए, हम यहाँ पे एक मैसेज आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हेलो लिख रहे हैं। देखिए, जैसे हम हेलो लिख रहे हैं और इसको कंट्रोल एस कर रहे हैं, देखिए मेरा दो प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है। प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू, एक क्या यूज करेगा, फोर और हेलो, दोनों एक साथ आपको प्रिंट होकर मिलेगा। देखिए जैसे फोर हेलो। लेकिन हम चाहते क्या, हेलो मेरा नीचे प्रिंट हो, हेलो मेरा नीचे प्रिंट हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, जब मेरा हेलो नीचे प्रिंट हो, उसके लिए क्या करेंगे कि हम बैक स्लैश एन यूज करेंगे। जैसे ही हम बैक स्लैश एन यूज करके कंट्रोल एस करके अभी आपको अगर एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, तो देखिए
बस एरर हो सकता है, हम लोग उसको एक्चुअली यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं एक्सेल, लेकिन वो ले नहीं रहा है, दिक्कत है, पता नहीं सिस्टम एरर हो सकता है। एक्सेल से मैसेज ले ले रहा है, लेकिन वो मैसेज होता नहीं है एक्चुअली। लेट मी चेक। चलिए सिंटैक्स यही है कि देखिए कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट एफ कुछ भी यहाँ पे बैक स्लैश एन होगा, बैक स्लैश एन बेसिकली क्या करेगा तो उसको न्यू लाइन में भेज देगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से जो आउटपुट आपको हम देखें कि इंटीजर में जब हम लोग लेते हैं तो परसेंटेज डी करते हैं, करेक्टर में हम लोग क्या करते हैं सी प्रिंट करते हैं, यहाँ पे जब हम लोग रियल नंबर लेंगे तो एफ प्रिंट करेंगे पाई का वैल्यू। इसी तरह से हम लोग आउटपुट देते हैं। अब हम लोग एक लास्ट मुझसे आप बहुत सारा जो प्रोग्रामिंग किए होंगे वहां पे हम लोग इनपुट लेते हैं। जैसे अगर कोई जावास्क्रिप्ट में इनपुट ले रहा है तो वहां पे क्या करेगा, प्रॉम्प्ट यूज करता है, प्रॉम्प्ट यूज करता है, प्रॉम्प्ट ये जावास्क्रिप्ट का बेसिकली इनपुट लेने का तरीका है। अगर कोई पाइथन में लेता है तो वहां पे इनपुट करके लेता है यूजर से इनपुट। लेकिन सी में जब हमको इनपुट लेना होगा तो हम क्या करेंगे, सी में इनपुट लेने के लिए हम लोग सीधा क्या करते हैं कि अपना स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे हम कोई भी इनपुट लेते हैं किसी यूजर से, जैसे देखिए यहाँ पे क्या किए कि स्कैनफ, स्कैनफ यूज करने के बाद हम क्या किए, स्कैनफ यूज करने के बाद क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे यूजर से इनपुट लेंगे। यूजर से इनपुट क्या लेंगे, उससे पहले क्या करते हैं आपको एक चीज और, मैसेज पहले कुछ देते हैं हम लोग। मैसेज क्या देखते हैं, मैसेज देते हैं हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में क्या देते हैं, इंटर, इंटर नंबर, इंटर नंबर। हम लोग एक मैसेज दे दिए इंटर नंबर। ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, बैक स्लैश एन होगा। मतलब कहने का बैक स्लैश एन कहने का मतलब कि वो नेक्स्ट लाइन में हमको नंबर चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग स्कैनफ यूज करेंगे, स्कैनफ यूज करेंगे, और स्कैनफ के अंदर क्या करेंगे, परसेंटेज डी, और एम परसेंट हम लोग आई एन टी कर, एम परसेंट नम कर देते हैं। और जब नम किए तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आई एन टी नम करना पड़ेगा, आई एन टी हम लोग नम कर दिए, आई एन टी नम हो गया। अब जब हम क्या करेंगे कि इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे कॉमा नहीं दिए इसी वजह से, जब हम आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, कंट्रोल एस किए, और जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एक वैल्यू मिलेगा। बेसिकली ये प्रोग्राम थोड़ा सा एरर हो गया, हम लोग फिर से लिख लेते हैं, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट में आई एन टी नम। इसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लोग कुछ डाल देते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ नम, यहाँ पे डाल दिया हम लोग इंटर द वैल्यू ऑफ नम। इसके बाद क्या करते हैं इसको, इसके बाद हम लोग अब स्कैनअप यूज कर लेते हैं, स्कैनअप, स्कैनअप यूज करते हैं, स्कैनअप यूज करते हैं, सिंटेक्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेम सिंटेक्स यूज करने वाले हैं, शिफ्ट परसेंटेज डी कॉमन नम, नम से पहले आपको एम परसेंट यूज करना पड़ेगा, नम हम लोग यहाँ पे। उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न जीरो। जैसे हम क्या करेंगे कि आपको इसको कंट्रोल एस करते हैं पहले, इसके बाद हमको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं क्या आ गया, इंटर द वैल्यू ऑफ नम। यहाँ पे हम वैल्यू नम डाल सकते हैं, सिक्स, सिक्स किए, सिक्स किए, कुछ नहीं दिया। अगर यही चीज को हम क्या करते हैं, यही चीज को हम क्या करेंगे कि प्रिंट एफ परसेंटेज डी
और हम लोग नम करवा लेते हैं। नम जैसे ही करवाएंगे, देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बैक स्लैश एन ले लेते हैं, बैक स्लैश एन। चलिए हम लोग इसको कंट्रोल एस करके एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर आ गया, नंबर आ गया। बैक स्लैश एन ले लिए, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एन हम लोग ले लिए। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, नम करते हैं। जैसे देखिए इंटर, कंट्रोल एस सेव किए और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, इंटर का वैल्यू अपना, नम का वैल्यू हम लोग डालते हैं, नम का वैल्यू डाल देते हैं, मानते हैं 5 डालें, इंटर किए तो मेरा क्या प्रिंट करके दे दिया, वही नंबर प्रिंट करके दे दिया। यही नंबर प्रिंट करके हमको क्या दे देगा, प्रिंट परसेंटेज डी और नम। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या किए, अपने सी का बेसिक आउटलाइन समझे कि सी हम लोग कैसे यूज करेंगे। ये सारा फंक्शन जितना भी हम लोग आज देखें, इनपुट देखें, आउटपुट देखें, कमेंट कैसे करते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोलते हैं, कीवर्ड्स किसको बोलते हैं, ये सारी चीज को समझे। और इस सारे चीज को हम लोग आने वाले अपकमिंग लेक्चर में बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आप बिना मिस किए कोई भी अदर लेक्चर्स नहीं देखिएगा, इसको लेक्चर को देखें। एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दे रहे हैं, जो जो भी लोग आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं किए होंगे, अगर उनको विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे लिंक दिया जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड, और उस पर आप अपना सारा कोडिंग्स कर सकते हैं। और उस वीडियो में हर एक चीज बताया गया है कि कैसे इंस्टॉल करना है, तो कैसे जीसीसी को इंस्टॉल करना है, एक दूसरे को कैसे लिंक करना है, लिंक करने के बाद कैसे हम लोगों को एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, फिर एक्सटेंशन के अंदर जाकर कैसे हमारे सारे सेटिंग्स करने हैं, और सारे बताए हुए आप वहां से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।